गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 29 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम करेंगे केवल उसी न्यूज़पेपर से जिसमें भी उसको ज़्यादा डिटेल से बताया गया होगा, सो दैट जितने भी डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं यूपीएससी के सिलेबस की रेलिवेंस के हिसाब से यूपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनको हम बारी बारी से कर सकें और कोई भी करंट अफेयर से रिगार्डिंग हमारा जो न्यूज़ है वो यहाँ पर छूट ना पाए, आर्टिकल छूट ना सके। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ में, जो कि है दिल्ली पुलिस लॉज किडनैपिंग केस एज एक्टर गोज मिसिंग। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तारक मेहता के अंदर यहाँ पर जो एक सीरियल आता है उसके अंदर काम करने वाली जो एक्टर रही हैं यहाँ पर तारक मेहता की एक्टर गुरनाम सिंह, उनको एक्चुअली के अंदर पता नहीं किडनैप हो गए हैं या फिर उनका मिसिंग हो गए हैं। किडनैपिंग के उनके लिए आईपीसी 365 के तहत उनके फादर के द्वारा रिपोर्टिंग करवाई गई है कि वो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, लेकिन बीच ही में अब ना ही तो उनका फ़ोन लग रहा है ना ही वो मुंबई पहुंच पाए, उनकी फ़्लाइट भी वो कैच नहीं कर पाए। सो ये एक यहाँ पर न्यूज़ पता चली है। अब आईपीसी के तहत में 365 जो है उसके तहत में इनको किडनैपिंग का केस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ओवर 140 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड गटेड इन उत्तराखंड वाइल्ड फायर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, जीएस पेपर 3 में हम इसको देख पाएंगे। और जीएस पेपर 3 के अंदर भी जो एनवायरमेंट का यहाँ पर एग्ज़ाम आता है आपका या पोर्शन जो होता है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, हालांकि प्रीलिम्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आर्टिकल या जो ये घटना हो रही है इसके रिगार्डिंग में ये बताइए कि इसके क्या क्या कारण हैं, रीजंस क्या होते हैं। तो वह आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर रीजंस में देंगे और उसके बाद पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन से इसके कारण हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा, मेंस में क्या पूछेंगे, मेंस में आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जो वाइल्ड फायर्स है वो हो जाती है, उनके कारण बताइए, उसका मिटिगेशन बताइए। बेसिकली आपसे क्या पूछेंगे, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, कि कैसे उसको रोका जाए और कैसे अगर वो हो जाते हैं तो उसके बाद आपके क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो जीएस पेपर 3 के अंदर हमें पता है डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमारा सिलेबस का एक भाग होता है, जिसके अंदर हम फॉरेस्ट फायर्स को यहाँ पर देख पाते हैं कि उसका प्रिवेंशन और मिटिगेशन कैसे करें। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है आर्टिकल। अभी इसकी बात करें तो उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि फायर क्या होती है। ये तो पता होना चाहिए। अब आप पूछेंगे मैम ये क्या बात हुई, फायर तो लाइक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, फायर आग होती है, सबको पता है, ठीक बात है। तो फॉरेस्ट फायर क्या है, एक फॉरेस्ट फायर जो होता है वो एक नेचुरल डिजास्टर होता है जिसके अंदर फायर होती है, जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको वो नुकसान पहुंचाती है और ग्रेट डेंजर, बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है लोगों के लिए जो आसपास के फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर फॉरेस्ट के आसपास के एरियाज में रहते हैं। तो उनके लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए भी, जो जानवर फॉरेस्ट में रह रहे हैं, मे बी उनमें रेप्टाइल्स हो सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं, हम देख पाते हैं चीतास को, टाइगर्स को, और ये सब जो एनिमल्स हैं इनके लिए भी वो क्या है, हार्मफुल है। ऑब्वियसली उनकी इसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फॉरेस्ट फायर्स जनरली स्टार्ट होती हैं लाइटनिंग से। मान लीजिए कोई एकदम से बिजली जो है वो कड़क गई है और उससे एकदम से यहाँ पर आग लग जाती है। लेकिन ह्यूमन नेग्लिजेंस, जब हम लोग भी एज ए एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स जो बनाते हैं, ह्यूमंस की वजह से जो यहाँ पर मानव निर्मित कारण होते हैं उनकी वजह से भी, हमारी नज़रअंदाजी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट फायर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। फिलहाल समझते हैं कि फायर क्या है। ये जो वर्ड फायर होता है ये निकला है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब क्या था, पायरा। अब ये जो पायरा मीनिंग है इसका मतलब होता है ग्रोइंग एम्बरर, यानी कि कोई चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फायर हमें दिखाई देती है। फायर जो बनती है वो 3 चीज़ों से बनती है। एक तो ऑक्सीजन इसमें होता है, इसको लगाने के लिए कुछ फ्यूल चाहिए जो कि ऑक्सीजन भी इसका काम कर सकता है, और इसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो फायर जो होती है एक्चुअली के अंदर हीट एंड द लाइट होती है जो रिजल्ट में निकल कर आती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड सोर्स। जब हम तीनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें फायर दिखाई देती है। अदर एलिमेंट जो बताता है कि बिहेवियर क्या रहेगा फायर का, वो लैंडस्केप, किस जगह पे फायर लगी है, क्या प्रेजेंस है फ्यूल की, उस चीज़ों से हमें पता चलता है। यानी कि ईंधन क्या दिया गया, तो कितनी देर तक वो जलेगी वो ईंधन पे डिपेंड करेगा, फ्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा।
क्या वो पानी के आसपास है तो हो सकता है कि पानी को टच करते ही वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाए, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि लैंडस्केप यहाँ के आसपास एक्चुअली में कैसा होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर जो होती है उनको डिफाइन किया जा सकता है अनक्लोज्ड एंड फ्रीली स्प्रेडिंग कंब्यूशन, कि ये क्या कर रही है खुद से, क्योंकि अब फॉरेस्ट में इसको रोकने के लिए तो कोई है ही नहीं, तो क्या कर रही है बहुत तेज़ी से ये फैलना शुरू कर देती है। और इसी में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवन ये जानता है कि फायर कैसे लगती है, कैसे स्मेल होती है, लेकिन फिर भी हमें जो नहीं पता होगा नॉर्मली आप लोगों को कि फायर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक होती है गैस, जो गैस निकलती है आग लगने से, दूसरी होती है फ्लेम्स, जो आप ये फ्लेम्स को देख पाते हैं यहाँ पर, तीसरी हीट होती है, और फोर्थ होता है स्मोक, यानी कि जो धुआं प्लस स्मोक क्या होता है, स्मोक यहाँ पर निकलकर सामने आता है। फायर गैस की बात करें तो ये ऐसी गैसेज होती हैं जो क्रिएट की जाती है जब कंबशन प्रोसेस होता है, इसी वजह से आप फायर की स्मेल कर पाते हैं, क्योंकि उससे क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, और उस गैस की स्मेल को ही हम लोग क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर गैसेज निकलती है, एक तो वो नेकेड आई को देखने के लिए इम्पॉसिबल है, इनविजिबल होती है, हमें दिखाई ही नहीं देंगी। दूसरी बात क्या होती है कि उनके अंदर पॉइजन भी होता है, उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप उस गैस को ले लेंगे यहाँ पे, और स्मोक क्योंकि साथ में होता है तो क्या हो जाता है, सफोकेशन की वजह से भी यहाँ पर लोगों की डेथ हो सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादातर सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर गैस निकलती है किसी भी आग को लगने की वजह से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर निकल पाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में 3 तरीके की फायर लगती है। फॉरेस्ट के अंदर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ फायर के हिसाब से अगर हम देखें तो एक होती है ग्राउंड फायर, यानी कि जो अंडरग्राउंड भी इसको बोल देते हैं, जो बिल्कुल धरती के जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या होता है, सोइल की लेयर होती है, और उस लेयर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको ह्यूमस बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन भी इसमें होते हैं क्योंकि पेड़ पौधे सब कुछ इसी में गिर रहे होते हैं, तो ये वो लेयर है। ये फ्लोर तक नहीं आ पाती है, बल्कि क्या रहती है, जो सरफेस के नीचे का एरिया वहीं तक जल के वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको दिखेगा भी तो क्या दिखेगा, केवल और केवल धुआं दिखाई देगा। फिर होती है दूसरे नंबर पे सरफेस फायर, यानी कि जो परत होती है, तल जो होता है सरफेस का, उसके ऊपर ये लग जाती है, और ये अंडर ग्रोथ की तरह नीचे से, अब सरफेस पे लगी है तो पेड़ों को कहाँ से जलाएगी, नीचे से जलाना पेड़ों को और आसपास की जो भी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वेजिटेटिव्स होते हैं उनको ऐसे जलाती है। तीसरी होती है क्राउन फायर, जो कि पेड़ जहाँ पर लगे हुए हैं, क्राउन क्या होता है, सर के ऊपर पहने जाने वाला ताज, तो हिंदी में क्राउन को ताज कहते हैं। तो इसी वजह से जो ट्रीज होते हैं, जो उनके ऊपर से फायर जब लगना शुरू होती है, नीचे की तरफ आती है, तो उसको हम बोलते हैं क्राउन फायर्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी एक ग्रुप है जिस पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उस पे जुड़ने के फ़ायदे ये होंगे कि एक तो जो भी हम यहाँ आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं उनके आपको प्रीलिम्स के नोट्स वहीं पर मिल जाते हैं, अलग से आपको कोई न्यूज़पेपर की नोट्स मेकिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो PYQs आए हुए हैं, पहले के सालों में प्रीलिम्स में सवाल आए हैं इस रिगार्डिंग आर्टिकल्स, तो वो क्या आपको क्विज रूप में मिल जाएंगे, सो दैट जो भी आपने यहाँ से समझा वो अपनी नॉलेज को आप यहाँ पर टेस्ट करके देख सकते हैं। मेंस के लिए भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो आर्टिकल हमने पढ़े हैं कि पिछले सालों में मेंस में क्या इनमें से क्वेश्चन आए हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि कोई आर्टिकल कितना ज़रूरी है पढ़ना और कितना ज़रूरी नहीं है, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसकी भी PPT आपको PDF के रूप में मिल जाती है। खैर, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी चैनल की कमेंट जो ये बॉक्स है यहाँ पर इसी वीडियो का, उसके अंदर चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर जाकर आप इसको UPSC स्प्रिंट नाम से क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। ग्राउंड फायर का यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ग्राउंड फायर जो हो उसमें से हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा धुआं ही दिखाई दे रहा है, राइट, कि आसपास का कोई चीज़ जली दिखाई नहीं दे रही है। नीचे की जो ये पूरा का पूरा हम देख पा रहे हैं केवल यही जला हुआ जो ह्यूमस की लेयर है। अब ये इसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी बना देती है, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। अंडरग्राउंड फायर्स में अगेन फिर से हम देख पाते हैं कि केवल नीचे का एरिया जो है वही यहाँ पर जला हुआ है। ज़्यादातर जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं और जिनका जो मेंटल होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसके अंदर हम इसको देख पाते हैं। सरफेस लीटर की वजह से ये जो अंडरग्राउंड फायर्स है ये
हो जाते हैं। बहुत स्लो होती है फायर क्योंकि अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे से है, तो बहुत कम जगह पे ये स्प्रेड कर पाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी फैल जाएगी, स्लोली स्लोली जाएगी और इनको डिटेक्ट करना और कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, केवल धुआं दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से आप इसको ढूंढे कैसे कि ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं जो कि है सरफेस फायर, यानी कि जो क्या देखते हैं हम, परत के ऊपर से, धरती की जो परत है, सरफेस है, उसके ऊपर जो आग लगती है, उसमें हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस फायर है वो फायर हमें ऊपर ही दिखाई दे रही है, राइट। ये पेड़ पौधों को जला रही है, दिखाई दे रही है हमें। लेकिन अंडरग्राउंड क्या थी कि ऊपर कुछ भी फायर दिखाई नहीं दे रही थी, केवल थोड़ा बहुत स्मोक हमें दिखाई दे रहा था और सब कुछ क्या था, धरती के नीचे था। थर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है क्राउन फायर्स का। अब ये पेड़ पौधे आप देख पा रहे हैं, ये ट्रीज का बिल्कुल हेड है। अब ये क्या है, ट्रीज है। तो इन ट्रीज के जो ये क्राउन के ऊपर यानी ऊपर से जो फायर लग चुकी है और वो जो नीचे जाएगी, नीचे जाते जाते उसको हम कहेंगे क्राउन फायर। फिर होते हैं फायर स्ट्रॉम्स, यानी कि क्या हो गए हैं कि हम देखते हैं जैसे आंधी तूफान जिसको बोला जाता है, वैसे ही फायर स्ट्रॉम भी होते हैं, आग के तूफान भी होते हैं, जिसके अंदर जो फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं वो बहुत तेज़ी से रैपिडली यहाँ पर जब एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने लगती है तो उसको हम नाम दे देते हैं फायर स्ट्रॉम्स का। जैसे ही फायर यहाँ पर बर्न करना शुरू करती है तो हीट राइज होती है, गर्मी बढ़ती है, एयर के अंदर ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। एयर क्या करती है, हमें पता है जैसे ही एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्योग्राफी के अंदर चलिए, जैसे ही एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही क्या होता है, प्रेशर घट जाता है, राइट। तो प्रेशर घटेगा तो एयर क्या करेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो पहले ही गर्म है, जहां से जाती जाएगी कुछ जो सूखे हुए पेड़ पौधे हैं या कुछ पत्तियां हैं उनको, फिर उनके अंदर भी आग लग सकती है। तो ये इसी वजह से जो एयर है वो फायर को स्पिन करना शुरू कर देती है, क्योंकि ऊपर जा रही है तो फायर भी इसके साथ साथ में इधर से उधर हो रही है, तो स्पिन होके ये हमें एक तूफान जैसा, एक स्टॉर्म जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब वाइल्ड लाइफ फायर हमने 3 तरीके की देखी। ग्राउंड का यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, सरफेस का एग्जांपल देख सकते हैं, ये है क्राउन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फॉरेस्ट फायर लगती कैसे, इनके लिए ईंधन का काम क्या करता है, फ्यूल क्या आता है इसके यूज़ में। तो सबसे पहले तो जो ग्राउंड फ्यूल होते हैं उसमें हम देख पाते हैं अलग अलग मटेरियल को, जो कि यहाँ पर लिटर के रूप में, कूड़ा करकट जो होता है, लिटर जो होता है, जो कि पेड़ों के कुछ पत्तियाँ थी या वो गल चुकी हैं, सूख चुकी हैं, वो सब यहाँ पर काम करती है। इसके अंदर बहुत सारे डिकेड स्टेजेस ऑफ ह्यूमस होती हैं, ट्री शब्स रूट होती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इवन आपने देखा होगा कि जब अगर घरों में यज्ञ वगैरह भी करवाया जाता है, हिंदूज जो रिलीजन है या हिंदू जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ये करते हैं, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आम के जो यहाँ पर डाली होती है उनको लेकर आया जाता है। अब उनको क्यों, क्योंकि जल्दी से वो क्या कर लेती है, फायर को अपने अंदर ले लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, ज़्यादा आसानी होती है। ऐसे ही जो जड़ें होंगी या जो यहाँ पर टूटी हुई टकनियाँ होंगी वो क्या बन जाएंगी, एज अ फ्यूअल की तरह काम करेंगी, जो कि कंबक्शन जो होने वाला है यहाँ पर उसको सपोर्ट कर देती हैं। अब ये देखिए तब तक इग्नाइट नहीं हो सकती। इग्नाइट का क्या मतलब होता है, हम देखते हैं इग्नाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना या फायर को स्टार्ट करना, तो तब तक ये स्टार्ट नहीं होंगी जब तक इनके अंदर मॉइस्चर रहेगा। अब डिपेंड करता है, अब आप कह रहे हो कि उत्तराखंड के जंगलों के अंदर क्या हो रहा है, फायर लग रही है, आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि सिक्किम के जंगल के अंदर फायर हो गई है, या फिर आप ये भी नहीं बता रहे हो कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर सुंदरबंस है बंगाल के अंदर वहाँ पर फायर हो गई। क्यों नहीं हो गई है, क्योंकि वो रेन फॉरेस्ट है, और रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पर क्राउन फायर तो फिर भी हो सकती है, लेकिन नीचे सरफेस या फिर ग्राउंड लेवल की फायर नहीं लगेगी। इसका कारण क्या होगा कि जो उसकी मिट्टी है उसके अंदर क्या रहता है, ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है। अब जब तक ये नमी 20% तक है मिट्टी के अंदर, तब तक क्या नहीं हो सकता, तब तक यहाँ पर आग नहीं लग सकती है। तो इसी वजह से फ्यूल भी कब काम करेगा, जब ये 20% से नीचे चला जाता है मॉइस्चर का लेवल, तब ही ये क्या करता है, अगर हीट जो है वो लग रही है, लाइटनिंग एकदम से हो जाती है, या फिर कोई ह्यूमन्स है, मान लीजिए जंगल वगैरह में घूमने गए हैं, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल किया और वहीं पे जलती हुई सिगरेट को यहाँ पर छोड़ दिया गया, तो वो क्या काम कर रहा है, वो आपको फायर को इग्नाइट कर रहा है। फिर हम देखते हैं दूसरे फ्यूल को, सरफेस फ्यूल को। ग्राउंड फ्यूल हमने देख लिया कि क्या क्या ईंधन है, सरफेस पे क्या काम करती है जब आग लगती है, तो ये हो पाता है ऐसी सूखे सूखी पत्तियों की वजह से। इसमें ट्रीज की जो लीव होती है, 5 लीटर होता है, वो हम देख पाते हैं। कुछ ग्रासीज हैं जो सूख गए हैं, घास वगैरह, वीड वगैरह, हर्बिसियस प्लांट्स के वो क्या होते हैं, वो भी सूखने के बाद में, जैसे कि सन की लाइट बार बार वहाँ पर गिर रही है तो वो उसमें क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली हीट की बढ़ने की वजह से
यहाँ पर फायर लग सकती है, आग लग सकती है। फिर अगेन ट्रीज़ की रूट्स का भी हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जड़ों का एग्जांपल देख सकते हैं। ये सब ऐसे फ्यूल की तरह काम करते हैं जो फॉरेस्ट फायर को यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। फिर हम एरियल फ्यूल्स की बात करेंगे। एरियल यानी कि हवा से। एरियल जहाँ पर भी शब्द आएगा, चाहे वो किसी भी रेलिवेंस में हो, देखिए यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसके अंदर आपको समझने पड़ते हैं। आपको 35 से 40 क्वेश्चन हो सकता है कि आते हो, वो मोस्टली सभी को आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद अगर आपको 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं या 10 से 15 क्वेश्चन, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप वर्ड्स को समझेंगे। अब एरियल फ्यूल्स का क्या मतलब हुआ, एरियल जहां पर भी आएगा उसका मतलब होता है एयर रिलेटेड, यानी हवा में क्या क्या सोर्सेज बन पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, डेड या लाइव मटेरियल जब हम देखते हैं अंडर स्टोरी, ये जो पेड़ आप देख लीजिए, अब ये पेड़ कैसा है, पूरे तरीके से सूखा हुआ है। अब इसके ऊपर अगर लाइटनिंग होगी, हमें पता है जब लाइट गिरती है यानी बिजली जब कड़कती है तो वो कहीं पर पेड़ वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर ही आकर गिरती है। अब इसके ऊपर वो गिरेगी तो एकदम से इसमें फायर लगेगी। फायर लगेगी तो जब ये जलेगा तो आसपास के एरियाज तक भी वो फायर जो है वो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। तो यही होता है, ब्रांचेस जो फॉलिएज ट्रीज हैं, ट्रीज या शब्द अंडर स्टोरी, ये सब क्या करते हैं, एरियल या फिर जो हमने क्राउन फायर की बात की उसके लिए ऐसे ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह बन जाते हैं। अब हम एक सवाल भी पूछते हैं, आप कह रहे हो मैम ये फायर बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, बहुत जल्दी फैल जाती है, लेकिन इसका कारण क्या है, इतनी स्पीड से इतने क्विकली ये क्यों फैल रही है? इसका सबसे बड़ा कारण हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर से बता देती हूँ। विंड। विंड क्या होता है, हवा। हवा इसका सबसे बड़ा कारण है, मेजर फैक्टर है, जो कि यहाँ पर डेड लीव्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, जब उससे लगी हुई आग होती है तो उसको स्प्रेड करवा के, जैसे ही प्रेशर घटता है हवा ऊपर की तरफ जाने लगती है, वैसे ही वो साथ में फायर को भी ले जाती है, फायर भी यहाँ से इधर से उधर जा रही है। तो ये एक हवा है जो बर्निंग लीव्स वगैरह को भी, मान लीजिए कोई लीव्स थी वो जल रही थी, अब हवा चलने लगी, हवा ने क्या किया, इस जलती हुई लीव को उठाकर दूसरी जगह पर लेकर गिरा दिया। अब ये पहले ही जल रही थी तो दूसरी जगह पे भी क्या हो गया, आग लगनी शुरू हो गई है इसकी वजह से। तो इस तरीके से भी ये क्या करती है, स्प्रेड कर देती है दूर दूर तक। अब क्या क्या कारण है फॉरेस्ट फायर्स के, कुछ नेचुरल इवेंट्स होते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। नेचुरल में लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, सूखा यानी कि सन वगैरह की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हो जाता है। फिर एंटी साइक्लोन भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो कैंप फायर, आप क्या कर रहे हो, जंगल में गए हो घूमने के लिए, वहाँ पे आपने कैंप लगाए और कैंप से, क्योंकि ठंड वगैरह हो गया, रात को जंगली जानवरों वगैरह को दूर रखने के लिए आपने फायर जला दी, राइट, उसमें क्या करते हैं, कैंप फायर जला दिया इस तरीके से। तो उसके बाद में आपने उसको ढंग से बुझाया नहीं, उसके बाद में उससे जो फायर है वो स्प्रेड हो सकती है। फिर पिकनिक वगैरह, स्मोकिंग, नेग्लिजेंस, फायरवर्क्स, जो पटाखे वगैरह होते हैं, इन सब कारणों की वजह से हम क्या देख पाते हैं, ह्यूमन एक्शंस की वजह से फायर को लगते हुए देख पाते हैं। अब जितनी फायर्स लगती हैं फॉरेस्ट के अंदर में 90% अगर डाटा के हिसाब से देखें तो वो केवल और केवल ह्यूमन कॉज की वजह से लगती है, यानी कि केवल हमारी जो लापरवाही है उसका नतीजा इतने ज़्यादा जानवरों को और इतने ज़्यादा ट्रीज को अपनी जान गंवा कर देना पड़ता है। सो इट्स अ बैड थिंग। ये दिखाने का भी यही कारण था कि केवल नेचुरल कॉजेज से 10% यहाँ पर फायर लगती है, और ताकि हम सब भी यहाँ पर संभल सके। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, यानी प्रभाव क्या पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो लैंड होता है उसके ऊपर लॉस होता है। ऑब्वियसली लोकस फॉरेस्ट जो गार्डन्स वगैरह थे वो हम देख पाते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं। लॉस ऑफ मटेरियल होता है, जैसे ट्रीज़ वगैरह, मान लीजिए कि क्रॉप्स वगैरह आसपास में लगी हुई है, फसल है, वो यहाँ पर जल जाएगी। फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं, वैल्यूएबल टिम्बर जो होता है, जो कि कमर्शियल एज ए ट्री की तरह काम करता है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, मान लीजिए आप सांस वगैरह नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि एक्चुअल फायर के अंदर, और जो माल न्यूट्रिशन हो जाता है क्योंकि क्रॉप्स वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो ये सब इसके प्रभाव पड़ते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज हो सकता है, जैसे कि कुछ रोड्स वगैरह है पुअरली बने हुए थे और उनको फिर अनयूजेबल बन जाते हैं फायर होने के बाद में। उसके बाद हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस यहाँ पर होता ही है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो एक्सटिंक्ट ही हो जाते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में यहाँ पर बचे हुए थे और बिल्कुल ही यहाँ से गायब हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ती है, गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फायर लगा रहे हो, हवा ऊपर जा रही है, हवा ऊपर जा रही है तो एरोसोल वगैरह उसको अपने अंदर रख रही हैं। उसके अंदर रखने के बाद में जो ऊपर का टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है।
सोयल इरेजन इससे होता है, यानी जो मिट्टी है वो भी इससे ख़राब होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को ये उत्पादन जो उसकी पूरी की पूरी ताकत होती है, जो शक्ति होती है मिट्टी के अंदर, प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको भी क्या करता है यहाँ पर प्रभाव डालता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इससे होता है, यानी ओजोन लेयर जो हमारी बनी हुई है, अब हम देखते हैं हमारी होती है क्या होती है, एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम देख पाएंगे कि सबसे ऊपर की जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग यहाँ पर लेयर्स में बटा हुआ है। तो ऐसे ही हमारी जो सबसे पहली लेयर्स होती है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, दूसरे वाले को हम बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर आता है, फिर हमारे पास एक्सोस्फेयर आता है, फिर आइनोस्फेयर आता है। तो ये जो सारे के सारे स्फेयर है, इसमें से जो स्ट्राटोस्फेयर है इसके अंदर हम क्या देख पाते हैं, ओजोन लेयर को देख पाते हैं। और ये ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है कि यहाँ से जो सन की यूवी लाइट्स आ रही हैं वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर ना आ पाए। अल्ट्रावायलेट लाइट्स क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनके नुकसान है खास करके एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। ये स्किन कैंसर, इनके अंदर कैंसर जनरेट करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। तो ये और बहुत सारे मतलब कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है, क्योंकि ओजोन उसको रोक लेती है, तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, गर्मी भी हमारी अर्थ के ऊपर कम हो पाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग जब से ओजोन लेयर के अंदर हमें होल का पता लगा या उसकी डिप्लीशन हो रही है, कमी आ रही है उसके अंदर, तब से हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर नुकसान होता है। अब ओजोन जो है, इससे रिलेटेड फिल्म्स के लिए एक फैक्ट बना देती हूँ। ओजोन का मतलब होता है O3, मतलब कि O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, O एक्चुअली में ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल जाते हैं तो वो ओजोन बनाते हैं। अब ये जो यहाँ पर देखते हैं हम कि एयर लेवल की या स्ट्राटोस्फेयर लेवल की जो ओजोन होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब यही ओजोन ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, सरफेस लेवल पे आ जाती है, तो नुकसानदायक होती है। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। आप सोचेंगे ऑक्सीजन से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ठीक बात है। जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल जाते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को होने लग जाती है। सो ओजोन अगेन बहुत अच्छी है अगर ऊपर रहे तो, ग्राउंड लेवल या सरफेस लेवल की ओजोन क्या होती है, खतरनाक होती है। अब इससे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स होते हैं, रूरल पुअर पीपल होते हैं, ग्रामीण ऐसे गरीब लोग हैं या फिर जनजातीय लोग हैं जिनका जो लाइवलीहुड था, जिनका जो जीवन या पालिका हम बोल सकते थे, या फिर जिनसे उनको जीवन यापन अपना करना था, उन सारी चीज़ों का क्या हो जाता है, यहाँ पर नुकसान होता है। क्योंकि वो डायरेक्टली नॉन टिम्बर फॉरेस्ट वगैरह के ऊपर जो भी उनको कलेक्ट करना होता है, मान लीजिए किसी को हनी को यहाँ पर कलेक्ट करना था, कोई ट्रैवल ऐसे है, उनको हनी को कलेक्ट करने के बाद किसी कंपनी को दे देना था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर आग लग गई है और जो बेनिफिट उनको इससे मिलता, हनी कलेक्ट करने का कुछ पैसे मिलते या फिर कुछ और खाने का वो अपने लिए भी रखते, वो उनका छिन गया। तो इससे क्या हो गया, उनकी लाइवलीहुड के ऊपर हम देख सकते हैं कि प्रभाव इससे पड़ा है। सोशल में भी देखते हैं ह्यूमन लॉस हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है, हैबिटेशन लॉस हो जाता है, लोग जहाँ रह रहे थे आसपास के एरियाज़ में वहाँ पे उनका हैबिटेशन लॉस हो गया। एनवायरनमेंट पे देखें तो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट डैमेज हो जाता है। इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो नए घर हैं वो बनाने पड़ते हैं। मैनेजमेंट और प्रिवेंशन इसका कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले तो जो रिस्क एरियाज़ है उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। हमें पता है उत्तराखंड का मैप वगैरह बना के कि ये रिस्क एरिया है, पास्ट में भी यहाँ पर ज़्यादा फायर्स लगी हैं, तो क्यों ना इसको पहले ही हम एक बार आइडेंटिफाई कर ले, मैप के ऊपर बना दे, हॉटस्पॉट्स बना दे। उसके बाद में जो फायर फाइटर्स है ज़्यादा उनको रिस्क एरियाज़ के अंदर भेजा जाना चाहिए। मीडिया कैंपेन चलाने चाहिए, खासकर ड्राई मंथ्स के अंदर की नेग्लिजेंस ना रखे, जैसे अभी मई जून के जो महीने हैं इनमें क्या करने चाहिए, मीडिया के थ्रू या फिर जो सोशल मीडिया है या फिर टेलीविज़न है या फिर जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं, इन सब के थ्रू क्या करना चाहिए, यहाँ पर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलानी चाहिए कि देखिए आप लोग लापरवाही ना कीजिएगा। कैसे लापरवाही नहीं करेंगे, पोस्टर्स वगैरह लगवा सकते हैं हर जगह पे जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह होती हैं जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, सो दैट लोग क्या करें, लापरवाही ना करें और जो 90% टाइम्स यहाँ पर क्या होती है फायर्स लगती हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। स्कूल्स में एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, पहले ही ये सारी चीज़ें हैं क्या, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है और इनके सोल्यूशन क्या होते हैं, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, पनिशमेंट कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने फायर को स्टार्ट किया है तो उससे रिलेटेड हार्ड पनिशमेंट यहाँ पर बनाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो घूमने भी जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड उनके रिगार्डिंग यहाँ पर फायर लग जाती है तो उनको इसकी क्या मिलेंगी, सजा मिलेंगी।
उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे एक बर्निंग कंट्रोल कंडीशन यहाँ पर की जानी चाहिए, अगर फायर जो है वो स्प्रेड ना हो सके, ताकि अगर लग भी गई है तो उसको क्या करें, उसी एरिया तक रोके जाने तक ये प्रिवेंशन किए जाने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं स्प्रिंकलर हेलीकॉप्टर वगैरह के साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आप एक फायर को कंट्रोल कैसे करोगे, सबसे पहले तो प्लेन्स या जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो पानी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर केमिकल जो फायर रिटार्डेंट होते हैं, केमिकल क्या करेंगे, जैसे ही अब पानी ड्रॉप करने का एक और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उड़ जाता है कि पानी में क्योंकि ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन की वजह से फायर कई बार क्या होता है, जब पानी की क्वांटिटी कम है तो और भयानक रूप यहाँ पर ले लेती है जब बहुत बड़े लेवल पे लगी हुई होती है। तो इसी वजह से जो केमिकल फायर रिटार्डेंट होते हैं, यानी फायर को खत्म करने वाले, वो इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो ऑब्वियसली अब ये जो फायर के साथ में न्यूट्रिशन होगा या जो बचा हुआ यहाँ पर हम देख पाते हैं राख होती है, उसके अंदर भी जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन एक सिचुएशन ये होगी कि पता नहीं अब प्रोडक्टिविटी जो होगी लैंड की उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। फिर देखते हैं फायर फाइटर्स को एक कंट्रोल लाइन बनानी चाहिए जिसके अंदर वो रिमूव कर सकते हैं जो भी फ्यूल्स वगैरह बनाए गए हैं। अब ये फ्यूल क्या होते हैं, ईंधन जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसमें कंट्रोल लाइन, अब इसमें क्या किया है उन्होंने, पहले ही कुछ टाइम में वो जाते हैं और ग्राउंड लेवल से भी सरफेस लेवल से भी इनको पहले ही हटा देते हैं कि इनकी वजह से फायर लग सकती है, तो क्यों ना लगने से पहले ही इनको कंडीशन ही वैसी ना होने दें जिनसे फायर यहाँ पर लग सके। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वेज वगैरह करती हैं, जो यहाँ पर काम में लगी हुई है इनसे रिलेटेड। तो पहली जो है वो होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। दूसरे हम देखते हैं जो कि है सैटेलाइट के द्वारा। देखिए इसरो ने अभी अभी हमें कुछ दिनों से बताया था कि कैसे ग्लेशियर जो लेक है वो बढ़ रही है, इसरो ने वो कैसे किया था, थ्रू सैटेलाइट सर्वे। ऐसे ही यहाँ पर भी सैटेलाइट सर्वे यूज होते हैं जिसका नाम होता है मोडिस। मोडिस क्या होता है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, यानी कि मॉडरेट लेवल पे क्या करेगा, इमेजिंग वो यहाँ पर लेके आएगा, फोटोज यहाँ पर अपने पास रखेगा, और रेडियोमीटर है तो रेडियो की तरह, ये मीटर की तरह यहाँ पर काम करता है। नाउ क्यों हमें फायर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, सबसे पहले तो कैसे कर सकते हैं, पीपल्स को एजुकेट किया जा सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ जो अधिकारी हैं वो इन स्तर पे जाए, लोगों को बताएं जो वहाँ पर लाइवलीहुड करें कि कैसे उनके फॉरेस्ट में आग लग सकती है, उनको इसके बारे में एजुकेट किया जाए। फिर इसके अंदर फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, महिला मंडक, युवक मंडक, इन सभी को एक साथ में ला के क्या किया जा सकता है, लंबे लंबे समय तक और बड़े बड़े स्तर तक यहाँ पर अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा फायर लाइन्स क्रिएट की जा सकती हैं, अगेन मैंने आप लोगों को बताया क्या होती है। इसके अलावा वन सरोवर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पानी जो होगा वो आसपास में रहेगा तो फायर जो है वो ज़्यादा दूर तक ना पहुँचे, तो वन यानी कि फॉरेस्ट और सरोवर यानी कि जो तालाब होते हैं उनको बना देना। हम फिर देखते हैं कि फायर वॉचर जो होते हैं उनको रिक्रूट किया जा सकता है, कि उनका काम ही ये है ताकि बहुत ज़्यादा पहले स्प्रेड ना हो सके, जो बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड होने से रोकने के लिए जो फायर वॉचर्स है उनको रखा जाए। अब जब हम बात करें उत्तराखंड की तो उसके फायर जोन को देख लेते हैं कि देखिए एक तो मैप ऑफ जो इंडिया है उसमें बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, और उन स्टेट्स के अंदर बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जहां पर आप ये रेड कलर से देख पाएंगे जहां पर फॉरेस्ट फायर लगने का डर होता है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर ये उत्तराखंड का पॉलिटिकल मैप है, और इसके अंदर हम देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, हॉट स्पॉट्स हैं जो पहले ही बनाए जा चुके हैं कि फॉरेस्ट के इन हिस्सों में फायर ज़्यादा लगती है। अब इसके लिए लोकल पीपल और गवर्नमेंट दोनों साथ में आ सकते हैं। मैनेज कैसे करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ में हम यहाँ पर पुलिस को देख सकते हैं, साथ में फायर जो फाइटर्स हैं उनको देख सकते हैं। लोकल पीपल के लिए हम जो सामान्य लोग होते हैं वो भी काम करते हुए देख पाते हैं। तो ट्रेडिशन मेथड जो होते हैं जिनसे लोकल मेथड से फायर को देखा जा सकते हैं, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं वो प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं करवाए जाते, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ मैन पावर हो जाती है, आदमियों की संख्या कम हो जाती है, मैन पावर कम हो जाती है, इसी वजह से वो प्रॉपरली काम में नहीं आ पाते। फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको एक्सक्लूसिवली रिक्रूट करना पड़ता है फॉरेस्ट फायर फाइटिंग स्टाफ को, ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ में वो फॉरेस्ट फायर को यहाँ पर देख सके, उसके बाद वो होने से बचा सके, बचा नहीं पाए तो कंट्रोल कर सके, ज़्यादा बढ़ने ना पाए।
इसी वजह से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल होता है साथ में। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल को बिल्कुल बंद कर दो, उसको भी कीजिए, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, मॉडर्न मेथड्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसके साथ में यहाँ पर एक बकेट जो है वो लगी हुई है, जो कि एक नदी से यहाँ पर पानी ले रहे हैं और उसके बाद फॉरेस्ट में दोबारा जहाँ पर भी आग लगी है वहाँ पर जाकर इस पानी को ऊपर से ही डाल देंगे। अब ये जो बकेट होती है इनको बॉम्बी बकेट बोला जाता है। तो ये एक टर्म है जो कि आप याद रख सकते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, बॉम्बी बकेट, क्योंकि ये इस तरीके से लटकाई जा रही है। अब इसमें एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ जो कि डिजास्टर रिलीफ फॉरेस्ट का जो हमारा होता है, पीएसी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब लोग सिचुएशन के ऊपर ग्राउंड लेवल पे रह के यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, फायर लाइन्स वगैरह बनाने के साथ साथ में उनको मेंटेन करना। आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पानी के यहाँ पर पिकडअप करके लेक्स वगैरह से या नदी वगैरह से वहाँ पर ले जाकर डाल सकते हैं। पाइन नीडल्स का इस्तेमाल हो सकता है जो कि रिसोर्सेज को यहाँ पर क्या करे, बचा कर रखे। अब फॉरेस्ट साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने अलग अलग चीर पाइन नीडल्स बनाई। अब पाइन क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, उसके ऊपर ही नीडल्स लगा दी जाती है सो दैट अगर फायर लग भी रही है तो उससे क्या हो, ज़्यादा यहाँ पर दूसरी जगह तक ना जाए। अब इसमें हम देखते हैं मॉडर्न जो फायर फाइटिंग टेक्निक होती है उसमें अर्ली फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन होता है कि पहले ही बहुत छोटे लेवल पे आप लोगों को पता चल जाए कि फायर हो गई है। उसमें रेडियो अकाउंटिस्टिंग साउंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, डोपलर, रडार, इन सारी जो टेक्निक्स है इनके इस्तेमाल से हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर फायर जो है, अगर थोड़ी सी भी फायर लगी है, छोटी सी भी आग लगी है, तो हम उसको क्या करें, पहले ही समझ सके और प्रिवेंट करने की क्षमता उसमें रखें। फिर जो मॉडर्न फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो को यहाँ पर हेल्प के द्वारा बनाया जाता है और उनको ये मदद करता भी है। अब अवेयरनेस अगेन एक सोल्यूशन है जिसमें लोकल्स को यहाँ पर अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को कैपेसिटी बिल्डिंग और जो एक्विंटेंस है मॉडर्न मेथड के साथ में कम्बैट करने के लिए उसकी ज़रूरत है, अभी वो इतने अच्छे तरीके से उसको पकड़ नहीं पाए हैं। फिर एजुकेशनल ट्रेनिंग की लैकनेस हो जाती है, कमी हो जाती है। गवर्नमेंट जो है वो इन प्रॉब्लम्स की कई बार ध्यान नहीं रखती है, ऐसे एलिज्ड यानी कि ऐसे जो इल्ज़ाम है वो लगाए जाते हैं। फिर जो प्लांटेशन होता है इंडिजीनियस ब्रॉडली मॉइस्चर कंजर्विंग स्पीशीज़ का, वो भी यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसा करते नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ अवेयर करो, लोगों को अवेयर करो। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले ही 6 सजेशंस इसमें बनाए हुए हैं। वो लोगों से क्या कहते हैं कि एक तो वो खुले में यहाँ पर कुक ना करें, क्योंकि आसपास में फॉरेस्ट में रह रहे हैं, खुले में आप कुक कर रहे हो, कुक भी कर रहे हो तो लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके जो चूल्हे होते हैं उन पर आप कर रहे हो, उसमें से क्या निकलती है, यहाँ पर हवा के साथ साथ में जो चिंगारियाँ होती हैं फायर से लेकर कर, या छोटे छोटे जो लाइटनिंग के हम देख पाए हैं, वो क्या करते हैं, हवा के साथ उड़कर यहाँ पर फॉरेस्ट में चले जाते हैं। फ्यूल हमें पता ही है फॉरेस्ट में होता है सूखे, उसके ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, सुलगने लगेगा और उससे क्या होगा, आग का वो रूप बदल लेगा। फिर हम देखते हैं कि बुशेस वगैरह को जो आसपास है उसको रिमूव करते रहना चाहिए, हटाते रहना चाहिए। ड्राइव लीव्स जो होते हैं उनको हटा दीजिए। गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट और जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है उनको आप क्या कीजिए, घरों के आसपास में डाल दीजिए ताकि फायर जो है वो प्रिवेंट की जा सके। इनफ्लेमेबल मटेरियल क्या होगा, जो जल्दी से आग को यहाँ पर कैच ना कर पाए। लोगों से ये भी कहा जाता है कि वो अपने वुमन, बच्चों या जो एल्डरली मेंबर है फैमिली के, उनको ऐसे एरियाज़ में ना जाने दें जहाँ पर फॉरेस्ट फायर लगी हुई हो। और पीपल जो है वो मैचिस बॉक्स लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं फॉरेस्ट में, यानी कि आग ना जला पाए। प्लांटेशन जो है इंडिजीनियस ब्रॉड लिव्ड, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं यहाँ पर, या मॉइस्चर कंजर्विंग स्पीशीज़ पर्टिकुलरली बांज, बंज ओक, माइक्रा, अलदर, ये ऐसी चीज़ों की प्लांटेशन करनी चाहिए, अर्जुन, हरड़, खैर, ताकि क्या हो, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो हमें पता है जहाँ पर नमी ज़्यादा है वहाँ पर फायर नहीं लग पाएगी। तो इसी वजह से इंडिजीनियस जो स्पीशीज़ है उनको यहाँ पर लगाना चाहिए। अब प्रिवेंटिंग करने के लिए अगेन जो ह्यूमन इनिशिएटेड फायर्स होती हैं वो हाई अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज कर देती है, यानी ह्यूमंस की वजह से मानव निर्मित जो आग लग रही है। अब उसमें वाइल्ड हैबिटेट का तो लॉस होता ही है, साथ साथ में लोगों और जानवरों दोनों की ही हम यहाँ पर जिंदगियों का नुकसान और लॉस को यहाँ पर देख पाते हैं। कुछ फॉरेस्ट फायर्स हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर भी इंडल्ज है। अब कंपाइल किया जाता है कि यहाँ पर सभी जो लोग होंगे जो फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे वो क्या करेंगे, लोकल लॉज और रेगुलेशन के साथ में
कंपाइल करे, लगे, माने उनको। और जो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जैसे कि कुछ फायर्स के लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कुछ कंट्रीज़ में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं यूएस कनाडा वगैरह से, वैसे ही इंडिया के अंदर भी ऐसे कानून बनने चाहिए। सेफ डेब्रीज बर्निंग स्कूल होना चाहिए अलग से, कि कुछ इकट्ठा हो भी गया है मान लीजिए डेब्री वगैरह, तो उसको आप एक ही जगह पे ले जाके और ऐसी जगह पे जाकर जलाइए जहाँ पर सेफ्टी उसकी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अब कैसे करें। फिर 5 प्रोटेक्शन प्लान से, एक 5 प्रोटेक्शन प्लान जो है वो प्रिपेयर लैंड के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, प्रिपेयर रहने के लिए। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो असेसमेंट होता है कि क्या क्या खतरा है ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, फॉरेस्ट को। उसके बाद में अगर ऐसा जो खतरे पता चल जाते हैं तो उनको पहले ही हटाने की कोशिश की जाती है। अर्ली वार्निंग कैपेसिटी बनाने की पूरा काम चलता है, ताकि जो एक्टिविटीज़ है हो रही हैं और पोटेंशियल जो लॉसेस कर सकते हैं उनको भी इनिशिएट किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए। अब इसमें जो मेजर्ड फायर सप्रेशन है उसके लिए भी इंश्योर करना चाहिए। मान लीजिए हमने पहले ही मेजर कर लिया, इतनी बड़ी आग लग सकती है और लग चुकी है अर्ली वो डिटेंशन देने के बाद में भी, तो अब क्या कर सकते हैं कि जो खतरा है उसको पहले ही समझ के पर्सनल और पब्लिक लेवल के ऊपर आकर उसको ख़त्म करना है, सप्रेस करना है, बिल्कुल दबा देना है। एक सिंगल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है पर्सनल लेवल पे वो लेकर आना चाहिए। ट्रेंड वेल इक्विपमेंट असिस्ट होनी चाहिए, पर्सनल को अपॉइंट करो जिनको पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है, जो अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर ही फिर फ्यूल का मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें हमें पता है क्या करना है। एक फायर लाइन्स बनानी है जिसके अंदर जो फ्यूल्स वगैरह है इनको हमें हज़ार्ड सिचुएशन से, कंडीशन से हटा देना है पहले ही, क्योंकि इसमें आग लग सकती है। ये तो ऐसी चीज़ है ना जो सामने दिखाई दे रही है। आप जाइए फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं या जो लोकल कम्युनिटीज़ के जिन्होंने रिक्रूट किया हुआ है उनको सबको दिखाई दे रहा है कि इन कंडीशंस के अंदर फायर जो है वो आउटब्रेक कर सकती है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें दिखाई ही दे गई हैं तो आप पहले ही उसको रोक दीजिए ना, आप पहले ही उसका क्या करिए, आराम से उसको रोकिए, उसकी कंडीशंस को यहाँ पर हटा दीजिए। फ्यूल जो ईंधन की तरह काम करेगा उन कंडीशन को हटाएंगे तो आग लगने के ऑटोमेटिकली जो चांसेस क्या होंगे वो कम हो जाएंगे। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे अच्छी साइंटिफिक स्टडीज़ की जा सकती हैं। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि कैसे एक एनवायरमेंटली सेंसिटिव मैनर के अंदर में यहाँ पर प्लान्ड हम फायर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से लैंडस्केप की वैल्यू क्या है, इन सारी चीज़ों को समझते हुए यहाँ पर एनवायरमेंट को भी सेव किया जा सकता है। फिलहाल के लिए जो खबर है वो यही बता रही है कि 140 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उत्तराखंड के अंदर उसमें यहाँ पर बार बार फायर हो रही है। पिछले अगर 72 आवर्स की हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पर, इतने सारी जगहों पे हम 23 फ्रेश फॉरेस्ट जो फायर्स है उनको देख पाते हैं और लगभग 31 फायर्स ऐसी हैं जिनकी रिपोर्टिंग हमें दिखाई दे रही है। फ्राइडे को जो हुई थी और संडे को तो और ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। तो इसके कारण हम पूरे समझ चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर। मुझे लगा क्यों मौका छोड़ना है, क्यों ना बार बार जब हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। ये जो दिया गया है ये दिए गए हैं वाइट टाइगर्स के, जो कि एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। कहाँ पाए जाते हैं? नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में ये पाए जाते हैं, तेलंगाना के अंदर। अब हम देखते हैं कि टाइगर एक्चुअली में होता क्या है। टाइगर की बात करें तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। टाइगर जो होता है वो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल है, यानी कि जो टेरेस्ट्री के ऊपर होता है। अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं। एक होते हैं ओशनिक, पानी के अंदर है, कुछ हवा में है, बर्ड्स वगैरह। तो मैमल जो यहाँ पर टेरिटोरियल है उसके अंदर वो लार्जेस्ट है, क्लोजिव रिलेटिव है लायन का, काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता हम इसको बोल सकते हैं कि शेर से है तो सबसे क्लोजेट रिलेटिव इसको बोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर इसकी फर नहीं हो तो आप एक लायन को और आप एक टाइगर को पहचान पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा ये रिलेटेबल हमें लगते हैं। अमंग लार्जेस्ट जो सब स्पीशी है इसकी, उसमें सबसे बड़ी जो होती है वो होती है अमूर टाइगर के नाम से, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है सुमांतरन टाइगर। 10 से 15 साल तक का इनका लाइफ स्पैन होता है, इनकी ज़िंदगी होती है। पॉपुलेशन इनकी केवल और केवल 5574 ही है। IUCN के स्टेटस की बात करें तो इनको हम इंडेंजर्ड की कैटेगरी में पाते हैं कि हाँ ये खतरे के अंदर है, इनको बचाना पड़ेगा।
वेट की बात करें तो ये 135 से लेकर 230 केजी तक के यहाँ पर वेट के अंदर हो सकते हैं। गेस्टेशन यानी कि कितने पीरियड के लिए जो फीमेल होती है वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने पेट में क्या रखती हैं, बच्चे को रखती हैं, तो वो होता है लगभग 100 से 103 दिन के अंदर। और 2 से 4, केवल 2 से 4 बच्चों को ही यहाँ पर, या टाइगर के जो कब्स होते हैं उनको एक समय में यहाँ पर जन्म दिया जा सकता है। अपीयरेंस की बात करें तो जो मेल टाइगर होते हैं वो थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, और फीमेल टाइगर जो होती हैं वो छोटी होती हैं इनके वेट के अंदर में, और साथ ही में ज़्यादा नर्चरिंग होती है, यानी कि उनके अंदर जो नर्चरिंग की भावना है। नर्चर क्या होता है, किसी को जैसे कि कब्स वगैरह है उनको यहाँ पर नर्चर करना, उनके लिए फूड वगैरह प्रोवाइड करना, फिर इथिकल या जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, लव की फीलिंग्स, उन फीलिंग्स को यहाँ पर रखना। तो ये नर्चरिंग बिहेवियर यहाँ पर फीमेल टाइगर्स के अंदर भी देखा जाता है। हैबिटेट की बात करें तो टाइगर जो है उन अलग अलग हैबिटेट रेंज में मिलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमें दिखाई देते हैं, साथ ही में जो स्नोई रीजन होता है जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ पर भी ये मिल जाते हैं। वहाँ पर हमें कैसे मिलते हैं, स्नो। फिर हम देखते हैं कि इनको एक्चुअली के अंदर में वाटर प्रे ही चाहिए होता है, कि इनको पानी मिल जाए आसपास में और शिकार मिल जाए, ये किसी भी कंडीशन में रह पाएंगे। क्लाइमेट को ये अपने हिसाब से अडोप्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर को ये -40 डिग्री तक भी रह सकते हैं ज़िंदा, और ये लगभग 3960 मीटर की ऊंचाई तक भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे इनकी जो जियोग्राफिकल रेंज होती है वो पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर मिलता है वो मिलता है एशिया के अंदर। लगभग ऐसा 7% का जो इसका ओरिजिनल रेंज हमें दिखाई देती है वो हमें साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलती है, जैसे कि चाइना, ईस्टर्न रशिया के अंदर। ये फॉरेस्ट में ज़्यादा रहते हैं, मैनग्रोव के अंदर, ग्रासलैंड। अमूर टाइगर जो होता है वो फार ईस्ट रशिया में भी मिलता है। सुमात्रन टाइगर जो कि सबसे छोटा टाइगर माना जाता है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा के अंदर मिलता है, और ये प्रे अवेलेबिलिटी के ऊपर डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, यानी शिकार जहाँ पर ज़्यादा है उसी हिसाब से इनकी पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इनको खतरे क्या क्या है। तो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, एक तो इनकी जगह ख़त्म हो रही है क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह कट जा रहे हैं। दूसरा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है। टाइगर फार्म्स एंड कैप्टिव टाइगर्स बनाकर रखे जा रहे हैं कि इनको पकड़ कर क्या किया जाता है, जूस वगैरह के अंदर में हम देखते हैं रखा जाता है। पोचिंग जो है एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी होती है। इनकी खाल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती है, तो इसी वजह से इनकी स्किन को ट्रेड करने के लिए पोचिंग की जाती है। और भी ऐसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जो इनको नुकसान पहुंचा रही हैं। ये बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट स्विमर होते हैं, यानी कि इनको अगर पानी में आप उतार दोगे तो इनको स्विमिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली ही बहुत अच्छे तरीके से स्विम करना जानते हैं, स्विम ये कर लेते हैं। टाइगर्स अडेप्ट होते हैं स्विमिंग के। ये ओफन पानी में जाते हैं फ्लाइज वगैरह से बचने के लिए या फिर खुद को ठंडा करने के लिए, और आसानी से किसी भी रिवर वगैरह को या लेक वगैरह को क्रॉस कर लेते हैं, चाहे वो कितनी गहरी क्यों ना हो। कंजर्वेशन की बात करें कि इनको बचाने के लिए इंडिया में क्या किया जा रहा है इनका संरक्षण करने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर को यहाँ पर लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। अब ये जो टाइम है यहाँ पर, इसको आप पॉलिटी के साथ में भी कंपेयर करके याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदी भारती का केस हुआ था। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि उसी समय पे अप्रैल में ही इंडिया में क्या हो रहा था, प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया जा रहा था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखते हैं कि बेसिक फीचर निकल कर आते हैं एक तरीके से टाइगर की तरह, कि कोई उसको रोक नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं ला सकता है। तो ऐसे आप रिलेट करके चीज़ों को समझ सकते हो, याद रख सकते हो। अब ये कंजर्वेशन को प्रमोट करता है ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, और ये लार्जेस्ट स्पीशी कंजर्वेशन इनिशिएटिव है वर्ल्ड के अंदर, इस तरीके का जो यहाँ पर किया गया है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हेन इज अ कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है जीएस पेपर 2 के लिए कि कब कोई कैंडिडेट, मान लीजिए ऐसा होता है जो इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन बिना इलेक्शन के ही वो जीत जाता है। ये तो बहुत ही
बड़ी बात हो जाती है कि आप बिना इलेक्शन किए कहीं से जीत रहे हैं और ये कब हो जाएगा। तो हमारे लिए आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर। जीएस 2 के अंदर भी हम इसको कहाँ पर देख पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी के अंदर, और इसमें भी ज़्यादातर इसको पढ़ना होगा हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत पे, क्योंकि उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे एक कैंडिडेट यहाँ पर जीत जाता है जबकि वो इलेक्शन लड़ता है भी नहीं। अब ये हमें पता चलता है कि कैसे अभी के लिए अप्रैल 22 को जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है उनके लोकसभा के लिए उनके जो नॉमिनी थे सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिनका नाम था मुकेश दलाल, हम देख पाते हैं कि वो इलेक्ट हो गए हैं, उनको चुन लिया गया है अनअपोज्ड, क्योंकि उनके जो अगेंस्ट में खड़े हुए थे। अब उनके अगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे? उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से एक यहाँ पर खड़े होने वाले जो नियुक्ता थे या जो नॉमिनेशन के लिए अपना फॉर्म भर चुके थे। अब जो ये कांग्रेस की तरफ से पर्सन थे जिनका नाम था नीलेश कुंबानी, वो यहाँ पर उनका जब नॉमिनेशन का फॉर्म निकल कर आता है तो उनके नॉमिनेशन के फॉर्म के अंदर कुछ गड़बड़ी मिलती है, इनएडिक्वेसी या इनकंसिस्टेंसी मिलती है, जिसकी वजह से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो क्या करते हैं, उनके नॉमिनेशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं। अब उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होता है तो कांग्रेस क्या करती है, अपना एक सब्स्टिट्यूट लेकर आती है। जो सब्स्टिट्यूट था उनके अंदर भी हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, जिनमें क्या होता है वो भी वहाँ पर इलेक्शन के लिए नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई तीसरा इंसान नहीं था सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा करने के लिए। इसी वजह से, क्योंकि इनका और जो दूसरे थे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया था, पीछे हट गए थे। अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है तो एक ही कैंडिडेट बचे, एक ही कैंडिडेट है कहीं पर, तो अब उसको इलेक्शन किसके साथ लड़ेंगे, वो तो वैसे ही जीत चुके हैं, तो ये यहाँ पर जीत जाते हैं। 2024 के जनरल इलेक्शंस में लोकसभा के लिए इनको टिकट फाइनली मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली के अंदर ये जो केस है और ये ऐसे किन कारणों की वजह से यहाँ पर हो चुका है। इनिशियली कांग्रेस की तरफ से क्या किया जाता है कि जो नीलेश यहाँ पर कुंभखानी थे उनको कांग्रेस पार्टी से 6 सालों के लिए बैन कर दिया जाता है। कारण बताया गया है कि इन्होंने लापरवाही की, अच्छे से जो इनका नॉमिनेशन का यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए था वो ढंग से नहीं भरा, इनएडिक्वेसीज दी, और दूसरी बात या फिर ये बीजेपी के साथ में मिले हुए हो सकते हैं, ऐसे उन्होंने शक बताए। हालांकि इनकी तरफ से बोलना था कि ऐसा कुछ नहीं है और कांग्रेस उनका साथ उन्होंने नहीं दिया, ये उनको बहुत बुरा लगा। सोशल मीडिया के ऊपर वो ऐसी कोई वीडियो एक डालते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर किन रूल्स के माध्यम से हम देख पाते हैं कि क्या किया जाता है, नॉमिनेशन जो होता है वो भरे जाते हैं, और कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें बताते हैं कि जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कोई भी इलेक्टेड होगा उनको अनअपोजिटली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर को। अब एक कैंडिडेट जिसको इलेक्शन से पहले, पोलिंग से पहले ही इलेक्टेड बता दिया जाता है, वो कैसे होता है, तो ये होता है सेक्शन 53 के अंतर्गत। सेक्शन 53 जो है और उसका क्लोज 3 को हम देख पाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो बताता है कि अगर ऐसी कोई प्रोसीजर, ऐसी कोई घटना हो जाती है, सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कम है जितनी सीटों को भरना है, तो रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है उसके हाथ में ये पूरा का पूरा काम है कि वो ऐसे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर सकता है इलेक्टेड। क्योंकि अब सीट मान लीजिए 4 है और कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए हैं 2 ही, अब ये 2 है और 4 सीटों को भरना है, तो 4 में से तो अब ये 2 को अगर इलेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक ही सामने निकल कर आएगा, तो 4 में से एक ही सीट भरेगी, राइट। तो इसी वजह से क्या है, अगर एक सीट है और कैंडिडेट यहाँ पर एक ही है तो आप उसका कहीं पर क्या नहीं कर सकते, कॉन्टेस्ट यहाँ पर नहीं करवा सकते, पोलिंग नहीं करवा सकते। उनको रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, यहाँ पर चुनाव करने के बाद में उनको विजेता घोषित कर देता है, विनर यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। अब ये सारे रूल जो है वो लिखे गए हैं हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर एडिशन 2, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा खुद से ही छापा गया है, इशू किया गया है, और अगस्त 2023 में ये छापा गया था। उसी के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन, यानी कि जहाँ पर चुनाव जो है वो लड़े नहीं जा रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर एक ही कंटेस्टिंग यहाँ पर कैंडिडेट है तो उस कैंडिडेट को ही यहाँ पर ड्यूली इलेक्टेड इमीडिएटली, जो आखिरी आर होता है जहाँ
यहाँ पर और जो कैंडिडेट थे मान लीजिए उन्होंने विड्रॉ वगैरह कर लिया है, तो उसी के बाद में उसको क्या कर देना है, आपको विजेता यहाँ पर घोषित कर देना। कोई पॉल्स यहाँ पर नेसेसरी नहीं होंगे, ये बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हमें लगता है। अब ये आर्टिकल जो है ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जीएस पेपर 1 के अंदर, जीएस पेपर 1 के अंदर हम इसको देख पाएंगे इंडियन ज्योग्राफी और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 में क्यों? क्योंकि हम देख पाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में भी कैसे साइंटिस्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। आर्टिकल बात कर रहा है रॉक्स विद एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर्ड। देखिए कुछ जियोलॉजिस्ट है एमआईटी यूनिवर्सिटी यानी कि मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ की तरफ से, दूसरे यहाँ पर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने ग्रीनलैंड के अंदर कुछ यहाँ पर प्राचीन जो रॉक होते हैं, जो पहाड़ वगैरह का सिस्टम है, उसको उन्होंने देखा और इनमें वो बताते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ से अर्ली मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की वो क्या करती थी, गुजरती थी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है अर्थ की, मैं कुछ समय के बाद में ही आपको जस्ट अभी समझाऊंगी फोटोज़ और अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट आप इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। अभी हम जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अर्थ के पास खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अब मानी जा रही है इस पत्थर को देखते हुए कि वो 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड यहाँ पर हो सकती है। तो लगभग 3700 हम यहाँ पर जो बिलियन ईयर्स है उनमें हम इसको देख पाएंगे 37,000 करोड़ के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये छापा गया है जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च के अंदर में। बताते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जिसकी वजह से जो ये पुरानी मैग्नेटिक फील्ड जब अर्थ पे बनती है तो हम देख पाते हैं कि उसी के बाद में अर्थ जो है वो हैबिटेबल भी बन पाई थी, यानी कि उसने भी एक अपना यहाँ पर क्या किया, योगदान दिया था अर्थ को हैबिटेबल बनाए रखने के लिए। अब यहीं से आपका सवाल आता है मैग्नेटिक फील्ड पे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेंस का सवाल आपसे पूछ लेंगे 10 या 15 नंबर का सवाल पूछेंगे, प्रीलिम्स का पहले भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि अर्थ को हैबिटेबल बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेवार हैं, क्या क्या यहाँ पर था। ऐसे ही आपको 4 पॉइंट देंगे और उनमें से 1 पॉइंट दे दिया जाएगा, लास्ट वाला 5th या 4th क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोचेंगे मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम होगा अर्थ को हैबिटेबल बनाने के लिए, रहने योग्य बनाने के लिए, जीवन योग्य देने के लिए, तो आप इसको छोड़ देंगे। यहीं पे आपसे गलती होगी। क्यों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीवन बनाने में अर्थ में सहयोग देती है, चलिए ज़रा उसको समझते हैं, जिसकी डिस्कवरी अभी यहाँ पर उसकी एज को लेने के लिए साइंटिस्ट कर रहे हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हमें समझना है। समझते हैं तो सबसे पहले मैग्नेट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, किसी चीज़ की फील्ड बनी हुई है, जैसे कि फुटबॉल की फील्ड होती है, तो फुटबॉल की फील्ड को आप तभी तो समझ पाएंगे ना मैदान को, जब पहले आप फुटबॉल को जानते होंगे, फुटबॉल के गेम को जानते होंगे। वैसे ही मैग्नेट यानी कि चुंबक हमें समझना होगा कि लगभग 2000 साल पहले सबसे पहली बार इसको डिस्कवर्ड किया जाता है, खोजा जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले था नहीं, ये था, लेकिन इसकी डिस्कवरी 2000 साल पहले होती है। और ये एक नेचुरल मैग्नेट की तरह हमें कैसे मिनरल मिलता है, डिपॉजिट ऑफ मिनरल, जो कि नेचुरल मैग्नेट की तरह काम करता है। अब ग्रीक में ये डिस्कवरी हुई थी, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ मिनरल ऐसे हैं जिनको अगर हम आयरन के पास में, लोहे के पास में अगर लेकर जाते हैं तो वो क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये जो मिनरल्स है ये ज़्यादातर तुर्की के रीजन में मिलते हैं, जिसको मैग्नेशिया के नाम से ही जाना जाता है। ग्रीक इस मिनरल को मैग्नेटिक स्टोन भी बोलते थे, पत्थर भी बोलते थे, क्योंकि ये प्रेशर और हीट की वजह से स्टोन की तरह दिखाई देते हैं। ये मिनरल आज के टाइम पे मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। जब से मैग्नेटाइट की डिस्कवरी हुई है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बनाए गए हैं जिन्होंने मैग्नेट्स के ऊपर यहाँ पर अपना रोल निभाया है। और 12th सेंचुरी के अंदर चाइनीज जो सेलर होते थे उन्होंने क्या किया, मैग्नेटाइट का इस्तेमाल करके कंपास बनाया और उससे हमारी नेविगेशन इम्प्रूव हुई। अब हम देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे कि कुछ मैग्नेटिक जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो चलिए समझते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। अब हमने मैग्नेट को देख लिया है, कोई एक मैग्नेट है, पत्थर है, उसके आसपास के अंदर वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। आपने एक मैग्नेट लिया, इस प्रकार से मैग्नेट ब्लैक कलर का होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब आप यहाँ पर आयरन लेके आए, जैसे ही आप यहाँ पर आयरन को लेके आएंगे, यहाँ से भी अपनी तरफ उसको चिपका लेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ से भी चिपका लेगा। यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ से भी चिपका लेगा। यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ से भी। तो कुल मतलब क्या है कि कहीं पे भी आप उसको मैग्नेट को, आयरन को उसकी फील्ड के अंदर रख दीजिए, वहीं से उसको चिपका लेगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी फील्ड है, ये जो चुंबक है, ये जो आकर्षण है, वो इसके आसपास के अंदर कुछ दूरी तक हम इसको देख पाते हैं, जो ऐसी फील्ड बनाता है, ऐसा एक मैदान सा हमारे सामने, जो हमारी आंखों को विजिबल नहीं है, लेकिन वो काम तो इसी तरीके से कर रहा है। तो मैग्नेट जो होते हैं वो एक्चुअली में फोर्स अप्लाई करते हैं। अब नॉर्थ जो होता है और साउथ जो साइड होती है, मैग्नेट की अलग अलग साइड है। अब हम देखते हैं कि अगर आप दो मैग्नेटिक की सेम साइड को एक दूसरे के साथ में लेकर आएंगे तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। लेकिन जब आप इनके अपोजिट साइड्स को लेकर आएंगे, साउथ जो साइड है और उसके पीछे नॉर्थ को लेकर आएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से ही चिपक जाएंगे, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही फोर्सफुली यहाँ पर पुल करेंगे एक दूसरे को। तो यही होता है, मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं या फिर पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार से डिपेंड जो करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैग्नेट कितना क्लोज यहाँ पर हमने रखा हुआ है, किस फील्ड में उसको रखा हुआ है। इससे निकल कर आती है इस फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जो कि मैग्नेट्स के अराउंड में हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अगर उसको हम समझें और उसको रिसर्च के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखा जाए तो वो हमें दिखाई पड़ेगा भी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेट को फोर्स करती है, उसकी जो फोर्स है उसको हमें वो यहाँ पर समझाती है। आप एक इतने से साइज का मैग्नेट लीजिए, आप एक यहाँ पर कॉइन ले लीजिए। जब आप उस कॉइन को इतनी दूर रखते हैं तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो कॉइन चिपक नहीं रहा है। जब आप इस कॉइन को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आते हैं तो ये एकदम से चिपक कर जाता है, राइट, चिपक जाता है। तो चिपकने को क्या होगा कि अब ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया था, इसी वजह से उसने यहाँ पर एकदम से उसको अपने तरफ क्या कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो ये एक एक लाइन देख पा रहे हैं आप, राइट। तो ऐसे ये लाइंस निकलती हैं इससे, और यही होता है इसका अट्रैक्शन का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरीके से एरो की तरह में दिखाती जाएंगी। जितनी क्लोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मान लीजिए ये जो कमज़ोर मैग्नेट है उसकी जो फील्ड की लाइन निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, कमज़ोर सा मैग्नेट हमारे पास में ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसकी इस प्रकार से निकल रही है, काफ़ी वाइड है। फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमारे पास में, अब उसकी फील्ड लाइन कैसे है, उसकी फील्ड लाइन बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के आसपास में, और इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर मैग्नेट्स के पोल्स होते हैं, राइट, हमें पता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जैसे जैसे नॉर्थ पोल को लेके आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे भी सेम है, तो वो एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट नहीं करें। जैसे ही नॉर्थ और साउथ को लेकर आएंगे तो ये क्या करेंगे, हम देखेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे और ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ में लेकर आएंगे। अब अर्थ की मैग्नेटिक पोल कैसे काम करते हैं और मैग्नेटिक की तरह अर्थ कैसे काम करिए, कि अर्थ खुद में एक चुंबक है, वो कैसे काम करिए। तो अर्थ खुद में एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसके अर्थ के आसपास के अंदर भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ के ऊपर हम एक साउथ पोल को देख पाते हैं, नॉर्थ पोल को। अब इस साउथ पोल को, जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है और एक जियोग्राफिकल हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जो जियोग्राफिकल यहाँ पर साउथ पोल है वो कैसे दिखाई देगा हमें, ग्रीनलैंड के ऊपर हम आर्टिक में देख पाएंगे। हम ज्योग्राफी का जो यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, सॉरी हाँ, जो साउथ पोल होगा उसको अंटार्कटिका में देख पाएंगे। नॉर्थ पोल को कहाँ पर देख पाते हैं, नॉर्थ पोल को हम देख पाते हैं आर्कटिक के रीजन के अंदर। जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक की तो हम इसको कुछ इस प्रकार से देख पाते हैं। ये जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है, तो ये थोड़े से अलग होते हैं। इस डिफरेंस का आपको प्रीलिम्स के लिए भी पता होना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म क्या है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट बन रहा है ना, वो केवल उस यहाँ
यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि मटेरियल की वजह से बन रहा है, मिनरल की वजह से बन रहा है। रेदर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो बनती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्या हम जो ये घरों में लाइट जला रहे हैं इससे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थ के अंदर बहुत सारे आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से जब वो एक दूसरे से इधर से उधर यहाँ पर पास होते रहते हैं और आयरन के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, तब वो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर में बननी शुरू हो जाती है, प्रॉपर्टीज वैसी आ जाती हैं। अब ये ढूंढा किसने? 1820 में हम देखते हैं कि एक डेनिश फिजिक्स के टीचर थे, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। वो सबसे पहले फाउंड करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये रिलेटेड है। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को लिया, और जब उन्होंने उस करंट को एक कंपास के नियर लेकर गए तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। उस सर्किट की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट अफेक्ट हो रहा था, जो कंपास होता है, क्या होता है कंपास? एक नीडल बनाई जाती है। मैंने अभी बताया चाइनीज ने उसको बना लिया था नेविगेशन के लिए। जैसे ही मैग्नेट के पास में उसको लेकर जाएंगे तो वो बता देगा कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, घूमने लगेगा, आपको डायरेक्शन का उससे पता चल जाता था। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी के करंट को भी हम लेकर जाते हैं तो वो भी उसकी नीडल्स को यहाँ पर प्रभाव कर रहा था जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को और इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ में भी मैग्नेट एक्चुअली में बन सकता है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं और वो मैग्नेट फील्ड के अराउंड में यहाँ पर सराउंड्स करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है। एक मैग्नेट जो होता है जब वो एक इलेक्ट्रिक वायर के आसपास में आएगा तो वो करंट को अफेक्ट कर देगा। ये भी बात बिल्कुल सच है। साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया कि जो मैग्नेटिज्म होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पक्का कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, लगते हुए हैं। इनका जब इंटरेक्शन कराया गया मैग्नेट और इलेक्ट्रिक चार्जेस का तो उसी को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म बोला गया। अब ये जो फोर्स होती है ये इंटरेक्शन से बनती है। जब ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक साथ में निकलती है वो बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होती है जो कि ग्रेविटी के लिए फंडामेंटल फोर्स बनती है। ग्रेविटी जो कि हर चीजों को क्या कर रही है? हमारी अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट कर रही है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है जो मैग्नेट को बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देता है। बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि MP3 प्लेयर्स वगैरह ये सब कैसे काम करते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट के ऊपर ही यहाँ पर काम करते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होगा? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करते हैं जिसमें एक करंट होता है। करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, करंट यहाँ पर फॉइल कर रहा है और उसी करंट को ऊपर से फॉइल किस में किया जाता है? आयरन के कोर में। तो जहां पर भी आयरन के साथ में, अभी तो कॉपर की वायरिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं बन पाता है इतना, लेकिन जब यहाँ पर आयरन के अंदर आप करंट को छोड़ेंगे तो उसके आसपास में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एक फील्ड बन जाएगी जो कि बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से भी अर्थ के अंदर जो फील्ड बनती है वो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर, कह रही हूँ सॉरी, यूनिवर्स के अंदर, जिनके अंदर मैग्नेटिक खुद की फील्ड होती है। उन्हीं में से एक प्लेनेट हमारा सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ भी है जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ बिहेव इस तरीके से करती है जैसे कि इसके अंदर में एक बहुत बड़ा चुंबक हो या फिर अर्थ खुद में ही एक चुंबक हो। इसका खुद का एक साउथ पोल भी होता है, इसका खुद का एक नॉर्थ पोल भी हम मैग्नेट का देख पाते हैं। रिजल्ट देखें तो ये कैसे होते हैं? टुवार्ड्स नॉर्थ पोल की तरह ही हमेशा हम दिखाई देते हैं कि इसकी जो फील्ड निकलती है वो इस तरीके से बाहर जाती है और फिर इस तरीके से यहाँ पर आके मिल जाते हैं। तो ये जो आप लाइनिंग देख पा रहे हो ये क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के बाहर में। तो जब एक कंपास जो होता है और वो जब मैग्नेटाइज्ड होता है तो पीस ऑफ मेटल के साथ में वो क्या कर सकते हैं? उसको स्पिन कर सकते हैं। तो जब आप बाहर से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंपास को लगाएंगे तो वो क्या करेगा? स्पिन करेगा और फिर हमें दिखाएगा कि यहाँ पर ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल है और यहाँ पर पीछे क्या है? साउथ पोल है। हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कारण क्या है, यानी कि क्यों बन पा रही है। ऑलरेडी मैंने आपको कंसेप्ट पहले ही समझा दिए तो अब इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह क्रिएट होती है, यानी कि जैसे आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, आयरन यहाँ पर था, उसमें से आपने वायर को उसके आसपास निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली इसके करंट की कोई वायर को किसी चीज़ पे लेकर जा नहीं रहे हो, लेकिन आपने जो आयरन की आपके पास नीडल थी इसके पास में आप कोई आयरन का ही दूसरा
दूसरा लेकर आए जो कि इसको अट्रैक्ट करके चिपक रहा है, तो ये क्या बन गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हमारे पास एक एग्जाम्पल बन गया है। इसके लिए बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सेल यानी कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनको नेगेटिव के साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलाकर हम किसी आयरन के ऊपर इसको लपेट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब ये जो है ये मैग्नेट की तरह, अब ये आयरन नहीं रहा है, अब ये लोहा नहीं रहा है, अब ये एक चुंबक बन गया है, मैग्नेट बन गया है। वैसे ही हमारी अर्थ जो होती है उसके 4 लेयर्स है, 4 भागों में हम अर्थ को बांट सकते हैं। ये 1 पार्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th पार्ट हो गया। इसी तरीके से सबसे ऊपर वाले को हम 4th पार्ट बोल देंगे, जो उसके नीचे उसको 3rd, उसके नीचे 2nd और उसके नीचे जो कोर है उसको हम 1st बोलेंगे। इन सब के नाम होते हैं, जैसे कि जो सबसे ऊपर होता है बहुत पतला, उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, एक थिक रॉक मटेरियल है। ये कितना हो सकता है, 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक की इसकी की पूरी जो चौड़ाई या फिर विड्थ जो है वो हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये ओशन आप देख रहे हो या फिर जो ये पहाड़ आप देख रहे हो ये क्रस्ट के ऊपर ही होते हैं। इसके नीचे हम देख पाते हैं मेंटल को, ये जो येलो कलर का आप देख पा रहे हैं क्या है, मेंटल होता है, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। अगेन एक लोअर मेंटल होता है, एक अपर मेंटल होता है, और ये डेंस होता है बहुत ही, और सॉलिड रॉक मटेरियल इसके नीचे में मिलते हैं, यानी कि आप जब अर्थ के अंदर जाएंगे तो मेंटल के अंदर आपकी क्रस्ट को पार करते ही एंट्री होगी। उसके नीचे आता है कोर, और कोर से पहले आता है आउटर कोर। अब आउटर कोर जो होते हैं उसमें लिक्विड आयरन और निकल पाए जाते हैं, यानी आयरन होता है, लोहा होता है, लेकिन आज तक जो आपने लोहा देखा है वैसी फॉर्म में नहीं, रेदर लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म के अंदर। और तरल है तो जैसे जैसे हमें पता है हमारी धरती खुद ब खुद रोटेट होती है अपने ही एक्सेस पे, फिर ये जो सूर्य है उसके चारों तरफ भी फैलती है, जिसको हम एक साल की तरह यहाँ पर काउंट करते हैं। जब ये फैलेगी, आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो या आप किसी चीज़ को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर रहे हो, उसके अंदर लिक्विड है। लिक्विड की क्या कंसिस्टेंसी होती है, जैसे ही उसको हिलाना आप शुरू करोगे वो एकदम से हिलेगा, स्पिन होगा। तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ का जो ये आउटर कोर है, इसके अंदर जो लिक्विड आयरन है वो क्या होने लग जाता है, स्पिन होना शुरू हो जाता है, और स्पिन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो घूमने शुरू हो जाते हैं, और इनकी वजह से एकदम से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यहाँ पर बनती है। इनर कोर जो होता है उसमें सॉलिड आयरन और निकल दोनों ही हमें मिलते हैं। हम देख पाते हैं कि इनर कोर जो है वो इलेक्ट्रोमैग की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो जो कोर है लिक्विड आयरन और निकल के द्वारा यहाँ पर लगाया हुआ, वो क्या करता है, यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। एज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कोर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यहाँ पर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और जो अर्थ रोटेट करती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को काफ़ी स्पीड में कर देती है, जिस वजह से अर्थ की जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब किसी प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को मापा किससे जाता है, तो उसका नाम होता है मैग्नेटोमीटर। मीटर का सीधा सा मतलब होता है मापन करना, मेजरमेंट करना, यानी कि मापन करना, और उसको मापने के लिए मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक आसान सा आपका प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है जो आपको याद रखना है। बहुत सारे ऐसे स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो मैग्नेटोमीटर को लेकर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग जो प्लैनेट होते हैं उनको नापने के लिए इसको साथ में लेकर जाते हैं। जैसे मार्स ग्लोबल सर्वेयर है, उसके अंदर क्या है, मैग्नेटोमीटर है, ताकि मार्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको देख पाएँ। फिर हम देख पाते हैं एक एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर नाम के, और थर्ड जो है वो है गलीलियो, जिसके अंदर हम इनको देख पाएंगे। अब क्या अदर प्लैनेट्स में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है? बिल्कुल होती है। मरकरी की तो अर्थ से 100 गुना ज़्यादा वीक है, क्योंकि मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा सन के पास में है और बहुत छोटा प्लैनेट है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो काफ़ी कमज़ोर है। वीनस की अगर हम बात करें तो अर्थ से 25,000 गुना उसकी कमज़ोर यहाँ पर हम देख पाते हैं। अर्थ की हम देखेंगे कि 30,000 से लेकर 60,000 NT के अंदर में इसको नाप पाते हैं। मार्स की हम देखेंगे 5,000 गुना अर्थ से वीक होती है। तो जितने भी हमारे ये टेरिटोरियल प्लैनेट होते हैं इन सभी में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसी वजह से हम देख पाते हैं कि अर्थ के अंदर एक हैबिटेबल एटमॉस्फेयर बना हुआ है। उसका कारण क्या है हम आगे समझेंगे। जुपिटर। अब हम चलते हैं गैशियस प्लैनेट की तरफ। हमें पता है प्लैनेट जो होते हैं सोलर सिस्टम में 2 तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं टेरिस्टोरियल, यानी कि जिनके ऊपर टेरिटरी होगी, जिनका पूरा का पूरा हम देख पाएंगे कि एक एटमॉस्फेयर होता है और उसके नीचे क्या होगा, ज़मीन होगी। और कुछ ऐसे होते हैं बचे हुए 4 या 5 जो कि क्या है यहाँ पर गैसियस होते हैं। अब इसमें क्या होती है, सिर्फ गैस है, गैस के गोले बने हुए हैं।
तो गैशियस के अंदर हम देख पाते हैं जुपिटर को, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से हर गैशियस प्लेनेट की ज़्यादा है। अभी इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों याद रखना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और इसको गलत स्टेटमेंट में देते हैं, कहते हैं कि जितने भी टेरिस्टोरियल यहाँ पर प्लेनेट है उनकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी हमारे पास जोवियन यानी कि या जो गैशियस होते हैं वो क्या है, प्लेनेट है, उनकी वीक है। राइट, तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा गलत हो गया क्वेश्चन। और ऐसी ही स्टेटमेंट आती है, रीजन भी दिए जाते हैं। तो असर्शन जैसी जो स्टेटमेंट होती है प्रीलिम्स में, वहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो गैशियस है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है और क्योंकि वो और ज़्यादा स्पीड से स्पिन कर सकता है, इसी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और जो टेरिस्टोरियल है वो एक्चुअली में उनका कुछ का साइज़ भी छोटा है, यहाँ पर हम देख पाते हैं अर्थ से। तो इसी वजह से उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। अब हम देखते हैं कि क्यों हमारे लिए ये हैबिटेबल बन पाता है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ पे क्योंकि ये हमें सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? हमें पता है कि सन जो होता है वो बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स को सोलर सिस्टम के थ्रू बाहर निकालता है। सन है एक लाइटिंग इस वजह से करके इसको ब्लू दिखाया हुआ है सो दैट हम देख पाए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सन से बाहर निकल रहे हैं। चार्ज पार्टिकल आएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि इनके अंदर चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, पावर भी है। तो ये क्या करेगी, एकदम से हम जैसे लोगों के लिए जो हैबिटेबल नहीं हो सकते वहाँ पर ये प्रॉब्लम करेंगी। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो स्ट्रॉम्स आते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, इनको डिफ्लेक्ट कर देती है, वापस हमारे पास आने से पहले ही उनको बाहर भेज देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो इसको क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ के इकोसिस्टम में हमारी हेल्प जो है वो करवा पाती है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हेल्थ रिगार्डिंग। ये कह रहा है वेयर शैल द पुअर गो इन द किडनी ट्रांसप्लांट इन द केरला। देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किडनी की जो डिजीज होती है वो बहुत ज़्यादा फेलियर जो रिलेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं गरीब लोगों से, या फिर जो अंडर इकोनॉमिकली प्रिविलेज पर्सन है, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको किडनी से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। हम देख पाते हैं ऐसा ही कुछ हाल इंडिया में है, जहां पर बहुत ज़्यादा जो पुअर लोग हैं उनमें से 50,000 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस कराते हैं। अब ये आपको समझना जरूरी हो जाता है कि डायलिसिस क्या प्रोसेस है। केवल किडनी जब फेलियर होंगी या ख़राब होंगी तभी होंगी। इसमें क्या होता है कि आपकी देखिए ऑर्गन सिस्टम को समझिए। हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो एक साथ मिलकर काम करता है, तभी सारे ऑर्गन ठीक है तो हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका हार्ट या माइंड को भी हम देख सकते हैं। माइंड हर चीज़ को हर काम करने के लिए बोल रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करके हर ऑर्गन तक पहुंचाना। फिर इसी हार्ट के साथ में हम देख पाते हैं, ये क्या है, हार्ट है। इसी हार्ट के साथ में हम देख पाते हैं कि साइड में क्या होते हैं, यहाँ पर हमें लंग्स दिखाई देते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़े। अब इन फेफड़ों का क्या काम होता है, फेफड़ों का काम होता है कि यहाँ पर इस जो हार्ट के अंदर एक तरफ से ऐसे खून को बाहर भेजना जो कि वेन्स से होता हुआ जाएगा, नसों से होता हुआ जाएगा, जिसके अंदर क्या होंगे, हम देख पाते हैं कि जिसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन होती है खून के अंदर। अब ये सभी ऑर्गन तक पहुँचाएगा। दूसरी जो यहाँ पर हार्ट से निकलने वाली हमारी होती है वो होती है आर्टरी। आर्टरी के अंदर हम देख पाते हैं कि ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। अब जो ऑक्सीजन से रहित ब्लड है वो हो जाता है फेफड़ों में, क्योंकि आप सांस जो ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। उसमें से ऑक्सीजन को आपकी हवा में तो बहुत सारी गैसेज जाती हैं, पता नहीं क्या क्या सांस ले रहे हैं, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन को निकाल कर ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है और फिर हार्ट उसी को सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है, क्योंकि हर ऑर्गन को हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये प्रोसेस काम कर रहा है। अब ये काम था ऑक्सीजन तक का पहुंचाने का। अब किडनीज का क्या रोल होता है, जब हम आते हैं किडनी के ऊपर तो हम देख पाते हैं कि किडनी का रोल होता है इसी ब्लड को साफ करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब किडनी और लीवर दोनों ही इस काम को करते हैं, लेकिन किडनी क्या करता है कि जो भी आपका ब्लड होता है उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं, हैवी हो जाता है वो। उन सभी टॉक्सिन्स को, मान लीजिए किसी ने सिगरेट पी तो उससे क्या हो गया, कुछ टॉक्सिन्स थे जो ब्लड के अंदर मिल गए। किसी ने अल्कोहल लिया, किसी ने कोई फूड खाया, खाने में ही थे, तो वो क्या करेगा कि उसको वो जो सारे टॉक्सिन्स है ब्लड से उसको हटाएगा और उसको यूरिन के थ्रू, यानी कि जो आपका पेशाब होता है उसके थ्रू बाहर निकाल देगा। तो ये यूरिन जो निकलता है वो एक्चुअली में सारा टॉक्सिन्स ही होते हैं आपकी बॉडी के अंदर।
खून के अंदर, बल्कि ये साफ इस तरीके से करता है। जब मान लीजिए किडनीज में कोई दिक्कत आ गई है, किडनी में क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, किडनी में कोई खराबी हो गई, तो वो क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड को यहाँ पर साफ नहीं कर पाएगी। अब ब्लड जो होगा वो हैवी होता रहेगा, लगातार उसके अंदर टॉक्सिन्स बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। इससे क्या होगा, ब्लड इन्फेक्शन होगा, ब्लड इन्फेक्शन से कैंसर तक हो सकता है। अब इसको कैसे साफ किया जाए, उसी को बोला जाता है डायलिसिस, यानी कि यही जो साफ करने की प्रक्रिया है, ये क्या काम होती है, डायलिसिस का काम करती है। डायलिसिस में क्या करना पड़ता है, एक पेशेंट होता है जो जाता है डॉक्टर के पास में, उसके जो आर्टरी और जो वेन्स होती है उनको एक साथ में मिलाया जाता है पहले, और 2 यहाँ पर निडल्स लगाई जाती हैं। एक निडल यानी कि हम देखते हैं वेन से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, वेन से बाहर निकाला जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें हम देख पाएंगे जो खून निकला है उसको मशीन के सहारे से यहाँ पर साफ किया जाएगा। उसके अंदर फिल्टर लगे होते हैं और उसी खून को दोबारा से दूसरी जो आर्टरी थी उसके माध्यम से क्या करेंगे, बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो जो काम आपकी किडनियां नहीं कर पाई वो काम अब कौन कर रहा है, वो काम आपकी एक मशीन बाहर लग के कर रही है, जिसको डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। अब ये दूसरे तरीके से भी होता है, मोस्टली जो डायलिसिस होता है वो इसी प्रकार से हो रहा है। दूसरा कैसे होगा कि आपके पेट के अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन करके एक डायलेक्ट को पहले ही डाल दिया जाएगा, उसके थ्रू जो डायलिसिस का ये जो आप ऐसे ग्लूकोज देखते हो उसको डाला जाता है, जो कि ब्लड से अंदर आपको पहले टॉक्सिन्स वगैरह को बाहर निकालता है, और उसको एक जिसको यूरिन के पैक भी बोल दिया जाता है उस पर लगाया हुआ था, उसके थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। खैर ये दोनों तरीके के डायलिसिस होते हैं। ब्लड का तब होता है जब किडनी जो है वो बिल्कुल ही फेल हो चुकी हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए डायलिसिस तो बहुत सारे लोगों का हो रहा है, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ पर इन लोगों को डायलिसिस की नहीं ऑर्गन्स की ज़रूरत है। अब इनकी किडनी फेल हो चुकी है तो इनको क्या चाहिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चाहिए। लेकिन क्योंकि जो ये बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जिनकी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है उसको बदनाम कर दिया गया कि ब्रेन डेड आपने किसी को बोल दिया, ऐसे ही आपने किसी का फ़ायदा उठा लिया, या फिर हम बहुत सारे रीज़न देख सकते हैं। कस्टमरी रीजन भी तो होते हैं ना, कस्टम्स में भी तो लोग ये मानते हैं कि नहीं, शरीर से आप ऐसी कोई चीज़ों को ना निकालेंगे नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि उनको क्या हो, वो पार्ट, बॉडी पार्ट उनको मिले ही ना। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और उनको उनके साथ में ही क्रिमिनेट यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम है जो कि ऑर्गन अलोगेशन से रिलेटेड अभी हो रही है। कुछ सालों पहले तक हम देखते हैं केरला जो होता था वो इंडिया में सबसे पहले नंबर पे आता था ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्टेट के अंदर में, लेकिन अब हम देखते हैं तमिलनाडु और जो कर्नाटका है वो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पे पहुंच गए हैं और केरला जो है वो यहाँ पर थर्ड रैंक के ऊपर पहुंच गया। और रीज़न अगेन हॉस्पिटल्स में फ़ायदा उठाया गया है, ऑर्गन्स का, लोगों का भरोसा टूट चुका है। इन सारी कारणों की वजह से हम इन सारी दिक्कतों को यहाँ पर देख पाते हैं। खैर पहुंच गए हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है हाउ डू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इम्पैक्ट एशिया। देखिए स्टोरी ये है कि एशिया के अंदर जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार 1960 से बढ़ रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2023 में एक रिपोर्ट छापती है जिसका नाम था स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, जिसमें पता चलता है कि 2023 जो था वो वार्मेस्ट रिकॉर्ड हुआ ईयर बन जाता है अराउंड द वर्ल्ड। और जो क्लाइमेट रिपोर्ट है ये बताती है कि कैसे एक अलार्मिंग गैप आ गया है क्लाइमेट का जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे और जो एशियन कंट्रीज़ की कैपेबिलिटी थी कि वो उसको क्या कर सकती है, मिटिगेट कर सकती है, वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा गैप आ गया है, अब इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। यानी अब जो हार्मफुल इम्पैक्ट होंगे वो क्या होंगे, हमें दिखाई देंगे ही क्लाइमेट चेंज के। क्या क्या क्लाइमेट चेंज के अभी तक ऐसा हुआ है एशिया में, तो देखिए लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की ऑलरेडी 2023 में ही मौत हो चुकी है, जिसमें हम देखेंगे कि लगभग 9 मिलियन ऐसे लोग थे जिनको प्रभाव पड़ा था। अब एशिया के अंदर 80% ऐसे इवेंट थे जो यहाँ पर बाढ़ आई है या फिर जहाँ पर भी स्ट्रॉम आए हैं, उनको हम क्लाइमेट चेंज से ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिलेवेंट कर सकते हैं 2023 के डाटा के अकॉर्डिंगली। हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी हीट वेव्स देखने को मिली पिछले साल अप्रैल के अंदर। अभी भी ये लग रहा है कि हीट वेव्स आएंगी और इसमें इंडिया में लगभग 110 लोगों की उससे डेथ भी हुई थी। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स जब आती हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, तो उससे समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान दिखाई दे रहा है। अब ये जो फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स हैं ये कैसे इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं। स्टॉर्म क्या होते हैं, तूफान, फ्लड क्या होती है, बाढ़। तो देखते हैं कि कैसे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन मोचा आया था। मोचा
कब आता है? 2023 में मोचा को देखा जाता है म्यांमार एवं बांग्लादेश के अंदर, मई 2023 में ये आता है और ये अफेक्ट करता है स्ट्रोंगेस्ट साइक्लोन की तरह से। तो ये बे ऑफ बंगाल को भी अफेक्ट करता है हमारे यहाँ पर, उसकी वजह से उसके जाते ही फ्लड्स वगैरह दिखाई देती है, लैंडस्लाइड होती है इंडिया में, जिससे 600 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। नेपाल, पाकिस्तान, जून जुलाई में हम देखते हैं 2023 में। फिर अगस्त में फिर से इंडिया के अंदर बाढ़ आती है और लैंडस्लाइड होती है, खासकर हिमाचल प्रदेश तक ही वो रह गया, तो बहुत सारे लोगों को इसको नहीं पता होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इनमें 25 लोगों की जान चली जाती है। लाइटनिंग की वजह से 1200 लोगों की डेथ हो गई थी पूरे साल में, यानी जो बिजली गिरती है उसकी वजह से। तो ये सब क्या कारण है? क्लाइमेट चेंज से ही इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इन फाइंडिंग से हमें क्या समझ में आता है? फाइंडिंग से यही समझ में आता है कि देखिए जो हमें है क्लाइमेट की तरफ से अभी भी सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर की तरह थे। इसके जो असली इम्पैक्ट होंगे, इसके जो असली प्रभाव होंगे, जो आज भी हम कार्बन का इमिशन कर रहे हैं, उनको बचा पाना, उनको रोक पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से इंडिया को उसकी जो डिमांड है डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि फ्लड, स्टॉर्म, ड्रोट जो भी ये रह रहे हैं उनमें रिसिलियंस लाए, पहले से ही अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बना के रखे, प्लान बना के रखे, और जो फॉसिल फ्यूल ट्रीटी इनिशिएटिव है उसके तहत पे कार्बन के इमिशन को बिल्कुल ख़त्म कर दे, कम नहीं बिल्कुल नेट जीरो के ऊपर लेकर आ जाए। खैर यहीं पे आज के हमारे जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी सुबह 5 बजे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।